नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर महेश चौधरी, काफ़ी लंबी फहरिस्त है इनके संघर्ष का, इनके अध्ययन का, इनके कार्यों का। एमए इन ज्योग्राफी है, एमए इन सोशल वर्क हैं, एमए इन सोशोलॉजी हैं। एमए इन ज्योग्राफी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, एमए सोशल वर्क राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, एमए सोशोलॉजी इग्नू से है, पीएचडी भी कर चुके हैं सोशल वर्क में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, बीएड है राजस्थान से, बीजेएमसी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से इन्होंने किया है। 2003 से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र रहते हुए ये छात्र आंदोलन से जुड़े। 2010 से ये पीपल्स मूवमेंट जन आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 2017 में जब पूरे देश में किसान आंदोलन जोर पकड़ा, किसान आंदोलन की तरफ ये जुड़ गए और 2019 में भी इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एनजीओ के साथ काम किया। मलाला फंड और रॉयटर्स प्रोजेक्ट जो फार्मर पे इन्होंने किया, महत्वपूर्ण इन्होंने महत्वपूर्ण मानते हैं। 2011 से जर्नलिज्म भी महेश जी करते हैं और फिलहाल 2024 में ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और रिसर्चर के रूप में काम करते हैं। हम महेश जी से समझेंगे कि पूरे देश में जो चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में, लोकसभा के चुनावी माहौल में जो किसानों के इर्द गिर्द काम करते रहे, किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा बनकर पूरे देश में उभरा है। इतना बड़ा मुद्दा उभरा है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कनाडा में बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन की रैलियां निकली हैं। यहाँ तक कि कनाडा की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत सरकार पर आरोप लगाया कि जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, पंजाबी सिख हैं, उन्हें मर्डर करवा दिया गया। बहुत सारे तमाम प्रकार के आरोप मोदी सरकार पर देश राष्ट्रीय स्तर पर भी लग रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लग रहे हैं। हम उन आरोपों पर बाद में जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब जाएंगे। फिलहाल समझेंगे कि आखिर किसान आंदोलन जो 70-80 के दशक में चलता था, अचानक से इस भयावह रूप में कैसे विस्फोट के रूप में सामने आ गया। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर। आपसे पहला सवाल मेरा यह है कि आप किसान परिवार से आते हैं। किसानी करना, किसान बने रहना 2024 में आप कितना मुश्किल पाते हैं या आसान पाते हैं? किसानी, मुझे लगता है कि इस देश की आज़ादी के बाद से ही जो नीति निर्माता है इस देश के, उन्होंने एक बीच का एक दौर छोड़ दिया जाए जब हरित क्रांति की बात की गई। इस देश में अनाज की कमी पड़ी, इस देश में खाने के दानों के लाले पड़े। उस वक्त को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इस देश के नीति निर्माताओं ने किसानी को कभी भी महत्व नहीं दिया है। और उस दौर में भी जिस तरीके की नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, वैसा नीतियों का निर्माण नहीं हुआ। बजाय उसके शॉर्ट जो तरीके, शॉर्टकट्स जिनको हम बोल सकते हैं, उस तरह के तरीके अपनाए गए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और इस तरीके की चीज़ों का उपयोग खेती में हुआ। और जिस तरीके से पंजाब में जिस तरीके से हरित क्रांति को मोटिवेट किया गया, या आप कह सकते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा उसके ऊपर काम हुआ, उसी का नतीजा ये है कि पंजाब में आज पानी की गंभीर समस्या है। पंजाब में कैंसर बेल्ट डेवलप हो गया है। पंजाब में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन था वो ख़त्म हो गया। आपने कहा कि देश को धान की ज़रूरत है तो धान पैदा करिए, आपने कहा कि गेहूं की ज़रूरत है तो गेहूं पैदा करिए। तो जो वहाँ पर विभिन्न तरीके की फसलें थी वो ख़त्म हो गई, 2 या 3 तरीके की फसलें ही वहाँ पर रही। ये सारा नीतियों की वजह से हुआ। सरकार ने जो नीतियाँ बनाई, शासन ने जो नीतियाँ बनाई, और बाकी देश में भी जो खेती का उत्पादन था, कृषि उत्पादन था, जो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से जो खेतियाँ हो रही थी, जिनको आजकल एक नया टर्म आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको ख़त्म करने का काम सरकारों ने किया। और डीमोटिवेटिंग एक तरीके से पॉलिसीज़ क्रिएट करी गई कि खेती किसानी करने वाले लोग उस पेशे में रहना पसंद ना करें, समय के साथ उस पेशे को छोड़ दें। और आज एक कॉमन फिनोमेना बन गया है। आप कहीं पर भी किसी से बात, जैसे मैं भी खुद किसान परिवार से आता हूँ और
घर परिवार की जो भी खेती होती रही उसमें काम भी करते रहे, लेकिन बाद में पानी ख़त्म हुआ तो खेती उस तरीके से नहीं अब करते हैं। कभी भी मुझे ये मोटिवेशन नहीं था कि मुझे आगे जा कर के खेती करनी है। तो आप समझिए कि नीति निर्माताओं ने ये तय कर दिया कि जो खेती कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो एक सिर्फ मजबूरी है, वो एक ऑक्यूपेशनल वो होता है ना, चॉइस की तरीके से नहीं है। कोई भी चॉइस से खेती नहीं करना चाहता। अब उसका क्या कारण सिर्फ ये है कि खेती करने में किसी को क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रम लगता है या उस तरीके का है, उस ऑक्यूपेशन को इस तरीके से नीति निर्माताओं ने, देश की नीतियों ने या फिर दुनिया की नीतियाँ कहें, उन्होंने इतना डीमोटिवेट किया है उसमें काम करने वाले लोगों को। और वो डीमोटिवेशन के तरीके क्या है? आपको फसलों के दाम सही नहीं मिलेंगे, आपको सुविधाएं सही नहीं मिलेगी, आपको सरकार से जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिलेगा, या फिर आपका जो ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन में आप तय करने वाले नहीं बसते हैं। आपको अलग अलग तरीक़ों से गाइडलाइन किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से एक दिशा दी जाती है और उस दिशा में आपको जाना ही पड़ता है। तो खेती किसानी लगातार बर्बाद हुआ है और अभी भी उसका हाल कुछ अलग नहीं है। 2017 में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, करीब 800, हालांकि बहुत सारे नेता अलग अलग आंकड़ा पेश करते हैं, कोई 700 बोलते हैं, कोई 800 बोलते हैं, कोई 750 बोलते हैं। 700 भी अगर मान ले, 700 किसान परिवार के नवयुवकों ने आंदोलन करते हुए शहादत दे दी, सरकार के कृषि बिल का विरोध करते हुए शहादत दे दी। उस किसान आंदोलन पर आरोप सरकार समर्थित लोगों द्वारा लगाया गया, यह अमीर धनाढ्य किसानों का आंदोलन है, इसका भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं। क्या कहेंगे? पहला तो मैं एक थोड़ा सा फैक्चुअल करेक्शन कर दूं कि 2017 का आंदोलन नहीं, वो 2019 और फिर 20 पंजाब में तो लेकिन पहले से हो रहे थे, दिल्ली में बाद में तो आया। ये 3 कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन था वो 2019 में ही हुआ, लेकिन उससे पहले ये था कि राजस्थान में 2017 में एक लंबा आंदोलन चला। नहीं, उसके पहले तमिलनाडु के भी किसान आ चुके थे, जंतर मंतर किसान आ रहे थे। महाराष्ट्र में भी एक बड़ा आंदोलन 50,000 किसान 18 में वो हुआ। दिल्ली में बड़े मार्च हुए, पार्लियामेंट मार्च हुआ। पंजाब में आंदोलन हो रहे थे। तो सुगबुगाहट 2017 से ही जो बेचैनी जो थी किसानों के भीतर, वो बेचैनी 2017 से देश के अलग अलग कोनों से खड़ी हो रही थी। और उसमें जो सरकार है या प्रधानमंत्री, उन्होंने बीच बीच में जुमले दे करके कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और भी चीज़ें करके, लेकिन उसमें होते होते ये हुआ कि 2019 में सरकार ये 3 कृषि कानून जिनको बोलते हैं, संशोधन थे वैसे ये तीनों ही, लेकिन इनको 3 कृषि कानून बोला गया, वो लेकर के आई और उसके खिलाफ पंजाब से, हरियाणा से मोटे तौर पे, लेकिन बाकी देश से भी किसानों का मोबिलाइजेशन उसके खिलाफ हुआ और वो आंदोलन बड़ा खड़ा हुआ। सरकार जो है वो एक सरकार का एक ये जो मौजूदा सरकार है, इसका एक तरीका रहा है शुरू से, कोई भी आंदोलन इनके खिलाफ हो तो उस आंदोलन को अलग अलग तरीके के रूपक देने के इन्होंने काम किया। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो क्योंकि पता था कि सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन पंजाब से है, तो सबसे पहले इन्होंने उन्हीं को टारगेट किया और खालिस्तान से कनेक्शन जोड़ करके उस तरीके की बातें इन्होंने। तो देखिए, खालिस्तान मूवमेंट जिसको बोलते हैं, खालिस्तान मूवमेंट कानूनों में बदलाव का कोई आंदोलन नहीं रहा कभी भी। अगर उस खालिस्तान मूवमेंट को, तथाकथित खालिस्तान मूवमेंट को देखें तो वो तो अलग सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक सवाल था। किसान आंदोलन तो उससे जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो ये बेतुका तरीका था, जैसे जेएनयू वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया गया, देश विरोधी नारे लगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन पूरे देश में प्रचारित हुआ। वही किसान आंदोलन के ऊपर भी वही आरोप लगे। आप देखते हैं सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसको भी उसी तरीके से वो किया गया। तो इन्होंने खालिस्तानी भी बोला, माओवादी भी बोल दिया, और भी तरीके की उपमाएँ इन्होंने दी। वो कहीं टिकता नहीं। उस बात पे कोई बात करने का मतलब भी मुझे नहीं लगता। किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी का मुद्दा है। एमएसपी पर इतना ज़्यादा डिबेट है कि एमएसपी के मुद्दे बहुत पुराने हो चुके हैं। मतलब मुझे जहाँ तक याद आता है कि यूपीए 1, यूपीए 2 के समय भी यह एक मुद्दा था। 10 साल वहाँ भी गुजर गया, 10 साल मोदी जी के भी गुजर गए। 20 साल से मुझे याद आता है कि फ्रंटलाइन
पत्रिका जब मैं कम से कम अंग्रेज़ी सीखने की भी दृष्टि से पढ़ता था, बिहार से होने के नाते हमें ये बात कहीं ना कहीं है कि अंग्रेज़ी महत्वपूर्ण भाषा है। अंग्रेज़ी सीखने की लालच में मैं जब फ्रंट लाइन पढ़ता था, एमएसपी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा उस दौर से मैं पढ़ रहा हूँ, आज तक हल नहीं हुआ है। क्या है ये एमएसपी का मुद्दा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक लंबी कहानियाँ है और ये जो 3 किसान कृषि कानून संशोधन आए थे, उनकी नींव को हम देखें तो ये आज़ादी से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। संयुक्त पंजाब में एक नेता हुआ करते थे सर चौधरी छोटू राम जिनको बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले एपीएमसी जो मंडियाँ हैं उनका वो एक्ट कानून लेकर के आए और उन्होंने एपीएमसी मंडियों की स्थापना की। उसके साथ ही उन्होंने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तब तो एमएसपी नाम नहीं था, लेकिन एक तरीका था कि आप एक मिनिमम प्राइस जो है सरकारें तय करेंगी अपनी तरफ से। उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने शासन के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और वो एक पैटर्न खड़ा हुआ, एक तरीका खड़ा हुआ कि किसानों का उत्पादन जो है वो कहाँ बिकेगा। दूसरा ये है कि ये एमएसपी जो सरकारी नीतियों में आई वो दरअसल किसानों को देने के लिए नहीं आई थी, वो देने के लिए आई थी पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, कि पीडीएस के लिए एफसीआई को अनाज या जो कृषि उत्पादन है वो कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने ये तय किया कि एमएसपी देंगे हम किसानों को, ताकि एक मोटिवेशन आए कि आप गेहूं पैदा करो या धान पैदा करो, हम इन चीज़ों पे इतना एमएसपी देंगे। तो किसान उस तरफ डाइवर्ट हुए और किसानों ने वो फसलें पैदा करना, जो उनकी ट्रेडिशनल फसलें थी वो बदल करके वो फसलें पैदा करना उन्होंने चालू किया। तो एमएसपी आज जो भारतीय सरकार की नीति है उसमें एमएसपी किसानों के लिए नहीं थी, वो पीडीएस के लिए थी। और आज जो 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज राशन देने का दावा सरकार कर रही है, वो कहाँ से हो रहा है? वो एमएसपी के जरिए हो रहा है। आप ये बात करते हैं कि किसानों को सरकार मदद दे रही है, तो आप दोनों में से एक ही बात करिए, या तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात मत करिए, क्योंकि वो जो किसानों से फसल खरीद रहे हैं उसी में से तो दे रहे हैं, या फिर आप ये मत कहिए कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। दोनों में से एक ही जगह तो आप दावा करेंगे ना, दोनों जगह तो आप दावा नहीं कर सकते। इस बात को समझने के लिए इस देश की जनता को, राजनेताओं को, मुझे नहीं पता कि इतनी परेशानी क्यों होती है कि जो एमएसपी दे रहे हो आप, जो एक प्रिक्योरमेंट जो फसलों का आप एफसीआई के जरिए कर रहे हो, वो किसके लिए हो रहा है? इस देश की जनता के लिए हो रहा है। इस देश के सामने एक बड़ा संकट था, अनाज का, खाने पीने की समस्या थी, उसकी पूर्ति किसानों ने करी। अब जब आज समय ये आ गया कि उसी के चलते किसानों को अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकारें नीतियों में परिवर्तन क्यों नहीं कर रही? सरकारों को क्या समस्या है? और एक इमेजिनेशन आप समझिए, मतलब बहुत सामान्य सी बात है, एक उद्योगपति या कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति कोई भी उत्पादन करता है, उसमें कच्चा माल वो चाहे किसानों का ही काम में ले रहा है, वो चाहे माइनिंग का कच्चा माल है, कोई सा भी माल है, लेकिन एक प्रोडक्शन जो हो रहा है, एक उत्पाद जो बाज़ार में आ रहा है, उसका आप मिनिमम प्राइस नहीं तय करते, उसका मैक्सिमम प्राइस तय करते हो। उसके पास ये हक है कि उसने जितना उसमें लगाया है उससे प्रॉफिट कमा करके वो बाज़ार में चीज़ों को बेचे। ये कौन सा मैकेनिज़्म है ऐसा जिसमें कि किसान को उसकी फसल का दाम ही नहीं मिलेगा? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, ऐसी कौन सी नीतियाँ बनाई गई जिससे ये तय हो गया कि किसान जो है लगातार कर्ज में डूबता जाएगा, किसान का जो पैसा खर्च हो रहा है उस उत्पादन में, जो उसका श्रम लग रहा है, और कई बार ये होता है कि किसान को श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ जाती है अपना काम वो करने के लिए, वो रिटर्न भी अगर किसान को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई थी? ऐसी कौन सी इमेजिनेशन है सरकारों की, या आम जन भी जो इस चीज़ को इस तरीके से देखता है कि एमएसपी मांग लिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो किसानों ने, क्यों नहीं उसको हर फसल का, हर उत्पाद का वाजिब दाम उसको मार्केट में तय किया जाए? आप ओपन इकोनॉमी की बात कर ले या कोई से भी इकोनॉमिक मॉडल आप ले आइए, लेकिन वो क्यों नहीं इंश्योर किया जाता? आप पीडीएस को मजबूत कर रहे थे, सोशलिस्ट सी पॉलिसी है, सोशल वेलफेयर की पॉलिसी में हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इनको मान सकते हैं।
उस वक्त भी आपने किसान का तय नहीं किया कि किसान को तो मिले उसका पहले। तो किसान अन्नदाता है, किसान ये है, किसान का भी परिवार है, किसान को भी अपना जीवन चलाना है, इसीलिए तो सब किसानी छोड़ रहे हैं। कोई क्यों करना चाहेगा? घाटे का कारोबार आप कितना टाइम करोगे? उद्योगपति तो घाटे का कारोबार भी करता है तो बैंकक्रप्ट घोषित होकर के पैसा बचा के निकल लेता है। किसान बैंकक्रप्ट भी नहीं होता है। किसान की तो लोन माफ़ी, कर्ज माफ़ी की भी बात कर देंगे आप तो बड़ा बवाल हो जाता है कि इतना पैसा कहाँ से आएंगे, और उससे 100 गुना तक, 200 गुना तक आप उद्योगपतियों का माफ़ कर देंगे, उनके टैक्स माफ़ कर देंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से सरकार पीछे हट जाएगी। लेकिन किसानों की बात आती है, लोगों की इमेजिनेशन में ही नहीं है कि उसको उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। और एक और चीज़ है, हाल ही में बैकविंट पर एक बड़ा सा अच्छी सी स्टोरी थी कि महंगाई के ऊपर उन्होंने वो किया कि दाम क्या, सब्जी कितने में दिया, इस तरीके का एक अच्छा सा उनका वो था। तो मैंने उस पर बात करी कि किसान को क्या मिला इसमें। तो एक साथी है जो सीकर में प्याज बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने बोला कि हम 5 साल से प्याज की फसल कर रहे हैं, इन 5 सालों में मैक्सिमम हमें 8 रुपये किलो मिला है, अदरवाइज़ तो 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये किलो ही हमें रेट मिला है। और उसी प्याज का मार्केट में दाम जो है 50 रुपये किलो एवरेज आ रहा है। तो ये बीज का पैसा किसके पास है? ये इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं देखती है कि जो उत्पाद कर रहा है, और ऐसा नहीं कि प्याज में कोई प्रोसेसिंग का काम हो रहा है बीच में। प्याज तो जो किसान ने बना दिया, किसान जो मंडी में ले आया, वही प्याज तो सीधे बिक जाना, ग्राहक तक आ रहा है, उसमें कोई प्रोसेसिंग तो है नहीं भाई। बीच में वो कोई फैक्ट्री में गया, वहाँ प्रोसेसिंग हुई, फिर आया। वही तो चिप्स तो आप 200 रुपये, 500 रुपये किलो में बेच देते हो, उसी प्याज की या उसी आलू की। पता नहीं क्या इमेजिनेशन है, क्यों नहीं सोचते हैं लोग इस तरीके से। एमएसपी का मुद्दा इतना पुराना है, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के आज़ादी के तुरंत बाद ही, चंद वर्षों बाद ही नारा दे दिया था, जय जवान जय किसान का। बल्कि किसान प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। किसानों के बारे में 2 छवि है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए क्या छवि है। पहला कि किसान भारत में सामंती है, किसान की जाति होती है। भारत में जाति के बिना कोई भी सवाल जवाब नहीं हो सकता है, कोई बातचीत नहीं हो सकती है। किसान की जाति होती है, और जो बड़े बड़े किसान हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें जो बड़े किसान हैं, जो सरकार से अपने मुद्दों पर लड़ने भिड़ने की कुवत साहस रखते हैं, बार्गेन करते हैं नीतियों में, जाट होते हैं, दबंग होते हैं, सामंती होते हैं। क्या यह सच है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में 2 तरीके के विचार दुनिया में आए। एक पूंजीवाद का विचार आया, और उस स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ सोचा। दूसरा एक मार्क्सवाद का विचार आया, और उस विचार के लोगों ने कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ सोचा। ये दुनिया के 2 प्रोमिनेंट आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर ये दुनिया पिछले 150-200 सालों से चल रही है। कैपिटलिज्म के आइडिया में तो ये था कि किसानी को बंद ही करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाना है, और कैपिटलिज्म वही अतिरिक्त मूल्य का कमाना है आपको, और कैपिटल लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बनानी है। उसमें किसानी के लिए कोई डिस्कोर्स है ही नहीं। किसानी को उनका तो टारगेट है कि किसानी को ख़त्म किया जाए, उसको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया जाए। दूसरा आइडिया कम्युनिज्म का था, मार्क्सिज्म का था। मार्क्सिज्म जो किताबी कॉमरेड जिनको कहते हैं ना, किताबी कॉमरेड ये मानते हैं कि किसानी जब तक ख़त्म नहीं होगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक क्रांति नहीं आएगी, क्योंकि क्रांति मजदूरों से आएगी। ये मूर्खतापूर्ण विचार जो दुनिया के सबसे तार्किक लोग कहते हैं खुद को, मार्क्सिस्ट, उनके दिलो दिमाग में ये विचार रहा। हालांकि माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, वो किसान आंदोलन था चाइना में। अच्छा, चाइना के आंदोलन का किसान क्रांति थी वो। अच्छा। किसान क्रांति थी। हाँ। किसानों की लॉन्ग मार्च, मतलब हाँ। किसान का लॉन्ग मार्च। हाँ, फार्मर्स लॉन्ग। देखिए, चाइना में मजदूरों की क्रांति नहीं थी, जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था वो किसानों की क्रांति थी। उन्हीं किसानों को माओ ने एक रिवोल्यूशनरी फोर्स के तौर पे बना करके उस विचार को, जो विचार रसिया में ये कह रहा था कि किसान तो कुलक्ष है, या जिनको फिर बाद में हिंदुस्तान में आकर के रूडोल्फ ने बोला कि बुलक कैपिटलिस्ट के साथ। अब आप समझिए कि कौन सा लॉजिक है कि बुलक
जो बैल चला रहा है वो कैपिटलिस्ट कैसे हो सकता है? मतलब वो कौन सा अतिरिक्त मूल्य कमा रहा है? या कुलक्स आपने इनको बोला, या डोमिनेंट कास्ट आप बोल देते हैं। अब बताइए, जाट्स की ही बात कर ली जाए, कितने परसेंट जाट है जो बड़े किसान हैं, जिनके पास ऐसे सैकड़ों बीघा ज़मीन है? कितने कितने हैं ऐसे, और कितने ऐसे जो करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं? कितने परसेंट है? तो आप, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन ये है ना, दोनों ही पक्षों की, एक पक्ष की जो जिसको हम राइट विंग बोल सकते हैं, जो पूंजीवाद की समर्थक जो फोर्सेज है, उनके इमेजिनेशन तो ये कि किसानी को बंदी कर देना चाहिए, मतलब किसानी को इंडस्ट्री में तब्दील करना है। उधर किसानी को हम ख़त्म करेंगे तो हमें शहरों में चीप लेबर मिलेगा और पूंजीपतियों का फ़ायदा होगा, फिर वो पूंजीपति खेती करवाएंगे। एक तो उनका इमेजिनेशन। दूसरा जो वामपंथी इमेजिनेशन है वो ये है कि ये तो कुलक्स है, ये तो बुलक कैपिटलिस्ट है, ये तो बड़े किसान हैं। इस देश के ही आंकड़े हैं, सरकारों के ही आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि 99% किसान या तो सीमांत है या मध्यम किसान है। 1% लोगों की वजह से आप पूरे आंदोलन को, पूरे उस कम्युनिटी को आप कभी डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं, कभी कुलक्स बोलते हैं, कभी बुलक कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ये बड़ा वाहियात सा इंटरप्रिटेशन है लोगों का। दूसरी बात, किसान आंदोलन में जो लोग आते हैं उनमें से अफवाद अगर छोड़ दिए जाए, अफवाद तो हर जगह है, ज़्यादातर लोग यही मध्यम और सीमांत किसान हैं। वहाँ नहीं आता बड़ा किसान, 500 बीघा वाला किसान को ज़रूरत नहीं है किसान आंदोलन में आने की। वो क्योंकि वो 500 बीघा पे खुद खेती नहीं कर रहा है। मतलब आप उल्टा बोल रहे हैं। भारत सरकार के बहुत सारे बड़े बड़े जो हिमायती थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, उनका किसान आंदोलन जो करीब लगातार 1-1.5 साल इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, हाल तक, उनका आरोप था कि ये बड़े बड़े किसान हैं, पैसे खिला के मजदूरों को ला रहे हैं, और ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेस फंडेड फार्मर्स हैं, और ये जो हैं, क्योंकि कोई भी मजदूर अगर उसमें लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो बिना काम किए कोई किसी को खिला नहीं सकता। ये सरकार के समर्थकों का आरोप है कि अगर 1 साल तक पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे तो उनके घर परिवार कैसे चल रहे थे। इसलिए उनका उल्टा आरोप है कि जो बड़े बड़े खेतीहर हैं, किसान हैं, सामंत हैं, वो अपना पैसा दे करके इसको फंड कर रहे थे, एंटी बीजेपी एजेंडा को फंड कर रहे थे, चला रहे थे। और आप कह रहे हैं कि अमीर को आने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल अमीर नहीं आ रहा। अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी अमीर किसान नहीं आ रहा है। जो बड़ा किसान है वो नहीं आ रहा है। बड़ा किसान कौन है? बादल परिवार है बड़ा किसान, वो कब किसान आंदोलन में आएंगे? चौटाला परिवार है बड़ा किसान, वो कब किसान आंदोलन में आएंगे? नहीं आता। बड़ा किसान कभी भी जो बड़ा मतलब आपके बड़े का मतलब कि जिसकी सरकार में हिस्सेदारी है, सीधे नहीं, मंत्री हैं, लोकसभा में हैं, जिसके पास उतनी ज़मीनें हैं, जो ये कहा जा रहा है कि जिनके पास 100 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा, 500 बीघा ज़मीनें हैं, वो किसान आंदोलनों में नहीं आता। आंदोलन किस तरीके से चल रहा है वो ये है कि परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उनमें से 1 या 2 लोग आंदोलन में हैं, बाकी लोग पीछे से अपना काम देख रहे हैं। अच्छा। गांव-गांव में कमेटियां बना रखी है। अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका एक पैटर्न है। जैसे मैं आपको बताऊं, माझा में जो किसान संगठन है उन्होंने ये तय किया कि माझा कहाँ है? माझा जो अमृतसर का ये इलाका अमृतसर है, का इलाका, ठीक है। पंजाब में, वहाँ के किसान संगठन ने ये तय किया कि वहाँ से हर महीने की 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को जत्थे रवाना होंगे। वो क्या है? वो चेंज ऑफ ड्यूटी है कि परिवार से, गाँवों से ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि कुछ लोग 10 दिन से वहाँ बैठे हैं तो उन लोगों को वापस जाना है, अपना घर परिवार का काम देखना है, तो नया जत्था आएगा, उसी परिवार से दूसरा सदस्य आ जाएगा। इस तरीके की ड्यूटी लगाई गई है। तो आंदोलन को अगर आप भीतर से नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, और दूर बैठ करके ये कहेंगे ये कहाँ से आ रहा है, अपनी थ्योरी बनाते रहेंगे लोग, तो उन थ्योरीज़ का कोई अंत नहीं है। आप जाके अध्ययन करिए, आप फैक्चुअल बात निकाल करके लाइए कि किस तरीके से आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से मोबिलाइजेशन होता है। गांव-गांव में कमेटियां बनी हुई हैं, हर परिवार की जिम्मेदारियां तय हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, पहले से तय होता है कि इतनी तारीख को ये इस परिवार का ये व्यक्ति अगर आ रहा है मोर्चे से तो इस परिवार का ये व्यक्ति जाएगा। ये बाकायदा ड्यूटियाँ लगा करके
इस तरीके से किसान आंदोलन चलता है। ये नहीं है कि सब अपना छोड़ छाड़ के बैठे हैं या फिर मजदूरों को ला रहे हैं, पैसा दे के ला रहे हैं। पैसा दे के राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रैलियों में लोगों को लाती होगी, किसान आंदोलन में पैसा दे के किसी को नहीं लाती। किसान आंदोलन पर और किसान आंदोलन के नेताओं पर, किसान नेताओं पर एक बहुत ही गंभीर आरोप है कि इतना बड़ा जो किसान आंदोलन अचानक से शुरू हुआ, महाराष्ट्र की रैली से लेकर के 50,000 किसान मार्च कर रहे थे, फिर तमिलनाडु से किसान आ गए थे, जंतर मंतर पे कई दिन बैठे रहे, महीनों बैठे रहे, सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। पंजाब से आ गए, हरियाणा से आ गए, पूरा हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ खड़ा था। ऐसी एक तस्वीर है। दूसरी तरफ तस्वीर है कि चूंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार आ गई जो कांग्रेस के द्वारा जो संरक्षित किसान थी, उनकी मनमानी थी, उनकी गुंडागर्दी थी, ये जो किसान हैं जाट डोमिनेंट किसान थे, दलितों पर अत्याचार करते थे, भाजपा के आने के बाद ये सब रुक गया, किसानों की मनमानी रुक गई, जाटों के गुंडागर्दी को नियंत्रित कर लिया गया। इसी से चिढ़ के पूरा एक किसान आंदोलन की आड़ में ये जाटों का आंदोलन था। और ये इनका एक मकसद है, इनका एमएसपी मकसद नहीं है, इनका मकसद है भाजपा को हटाना, भाजपा की छवि खराब करना। क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं है। एमएसपी का मुद्दा तो उनके लिए भी होना चाहिए था। यह एक बड़ा आरोप है, कैसे देखेंगे? देखिए, अभी पिछले 10 साल से भाजपा की ही सरकार है इस देश में, तो आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होना चाहिए ना, विपक्ष के खिलाफ तो आंदोलन नहीं होता है। उससे पहले आप इतिहास में जाएंगे तो जो बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ही हुए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब बोट क्लब पे लाखों किसान आकर के बैठे। आज तो आप दिल्ली की बॉर्डर से अंदर नहीं घुसने दे रहे। इस बार तो आपने हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया किसानों को। बोट क्लब कहाँ पर? बिल्कुल संसद के बाहर किसान पहुँचे, लाखों की संख्या में कई दिनों तक बैठे रहे। वो कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन था ना, वो बीजेपी के खिलाफ तो नहीं था। तो जो सरकार होगी सत्ता में उसी के खिलाफ आंदोलन होगा। ऐसा तो नहीं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ अगर कोई किसान आंदोलन हो रहा है तो वो भी बीजेपी के खिलाफ ही हो रहा है। नहीं, वो कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बात बार बार कही जाती है कि बड़े किसान, इनके पास ज़मीनें हैं, या एक समुदाय को, जैसे जाट समुदाय का आपने उदाहरण दिया, या फिर शायद इसी को एक उदाहरण बना दिया गया है। तो जिनके पास अभी जाति जनगणना होना बाकी है ना, आप जाति जनगणना कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी ज़मीन है। लेकिन अलग अलग सर्वे से जो एक मोटे तौर पे एक अध्ययन मैंने पढ़ा, अभी प्रॉपर रेफरेंस मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें यह आया कि ज़मीनें जाति के हिसाब से देखा जाए तो किसके पास है, तो अपर कास्ट के पास इस देश की 47% ज़मीन है, जाट उसमें शामिल नहीं। यानी 47% ज़मीन इस देश की मोटे तौर पे 10% आबादी के पास है, और उसमें जाट नहीं है, उसमें यादव भी नहीं है, उसमें गुजर भी नहीं है, जिसको आप डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं, ये जातियाँ नहीं है, उसमें कुर्मी भी नहीं है। तो किसके पास है ज़मीन? जाति जनगणना करवा लीजिए, और उसमें सारा सब कुछ आएगा ना, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी नौकरियाँ हैं, किसके पास कितनी गाय है, भैंस है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। एक बात ये, और अगर आप एक कम्युनिटी को लगातार टारगेट करेंगे और वो कम्युनिटी अगर सरकार बदलना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना। आपने भी तो कई बार कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, हिंदुत्व के ऊपर आप सरकार लेकर के आए। तो अगर कोई समुदाय लंबे समय तक परेशान महसूस कर रहा है, आपने उनको जातिगत आधार पर टारगेट किया, आपने उनको हरियाणा में 35 बनाम 1 किया, आपने 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन पर जिस तरीके की जातियाँ करी, लोग मरे, गोलियों से लोग मरे, 30 से ज़्यादा लोग मरे, उस समुदाय को क्या अनरेस्ट नहीं होगा? आपने जहाँ हर जगह उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया, आपने उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो नॉमिनल प्रतिनिधित्व दिया। वो समुदाय, महिला पहलवानों का आंदोलन को आपने पहले तो ये कहा कि ये जाटों का हरियाणा का आंदोलन है। चलिए भाई, जाटों का हरियाणा का आंदोलन, तो आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो।
एक समुदाय की बेटियों के शोषणकर्ता को आपने संरक्षण दे रखा है, सांसद बना रखा है, अब उसके बेटे को आपने टिकट दे दिया। किसानों को रौंदने वाले अजय मिश्रा टेनी को, जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चलाई, जो खुद उसमें आरोपी हैं, उसको आपने दोबारा टिकट दे दिया। तो आप संरक्षण दे रहे हो और दलित एट्रोसिटीज़ की ये बात करते हैं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ तौर पे किसी को भी इस बात में गुरेज नहीं होना चाहिए कि जातिगत व्यवस्था, जिसको मैं अव्यवस्था बोलता हूँ, उस व्यवस्था में ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। एक सो कॉल्ड हायरार्की बनी हुई है। उस हायरार्की में है क्या कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, वो तो शासन, प्रशासन या बौद्धिक कार्यों में या लिटरेचर में या नैरेटिव बिल्डिंग में वो है। उसको सीधे तौर पे जाके ज़मीन पे लोगों से कोई जुड़ाव से मतलब नहीं है, वो तो राज कर रहा है। फिर उसके नीचे जो ओबीसी की जो जातियाँ, पिछड़ा वर्ग या शूद्र जिनको कहा गया, उनका और दलित आदिवासियों का इंटरेक्शन होता है। और इसमें भी ऐसी कोई लाइन नहीं है कि यहाँ से ओबीसी की लाइन आती है और ये लाइन करके यहाँ से एससी की लाइन आएगी और ये होमोजेनियस ग्रुप हो। होमोजेनियस ग्रुप तो ना तो ओबीसी है, ना सो कॉल्ड अपर कास्ट है, ना ही आपका एससी होमोजेनियस ग्रुप है, ना ही आपका एसटी है। तो वो ग्रेडेड इनइक्वलिटी की जो व्यवस्था है, उसमें किसी को भी ये बात मानने से गुरेज नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर जो ये बीच की जो जातियाँ हैं, वो एक तरफ शोषण भी झेलती है व्यवस्था का और दूसरी तरफ वो शोषण करने में भी भूमिका निभाती है, लेकिन वो एक तरफा नहीं है। आप ये बताइए कि चलिए आपने कहा कि साहब ये डोमिनेंट कास्ट जो है, जाट यादव लीडर टाइप जो जातियाँ हैं, या पटेल है या मराठा है या कुर्मी है या फिर अभी तो मैंने सिर्फ जाट दक्षिण के राज्यों में नहीं, लेकिन वो आपने कहा, मैं उसको बाय नहीं करूँगा ना यूँ कि आपने कह दिया यार मैंने मान लिया। ये सिमिलर जातियाँ हैं, इनके ऊपर आरोप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आरोप लगते हैं। तो इनका आप शासन प्रशासन में व्यवस्था में भागीदारी देख लीजिए कितनी है, आप इनको मीडिया में देख लीजिए कितने हैं, क्या एकेडमिया में ये लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करते हैं, वो आप देख लीजिए। तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वो फेस भी कर रहे हैं और एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस बात को मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और ये जाति व्यवस्था की समस्या है, इसको आप एक कम्युनिटी की अगर दिक्कत बताएंगे तो फिर ये ब्राह्मणिज्म की दिक्कत है। तो फिर इसके लिए सबसे ऊपर जो बैठा है वो जिम्मेदार है, ब्राह्मण जिम्मेदार है। हरियाणा में इतना बड़ा किसान आंदोलन चलता रहा, जाट के बड़े नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने रहे, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चलता रहा, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पहले तो किसानों के समर्थन में थे, हाल में भारत रत्न जैसे ही चौधरी चरण जी के लिए घोषणा हुआ, लोकदल की पार्टी का स्टैंड बदल गया और जयंत चौधरी जी को भाजपा में सब कुछ ठीक दिखने लगा। सत्यपाल मलिक जी जो काफ़ी बड़े मुखर आवाज़ बनकर उभरे किसान आंदोलन के पक्ष में, उन पर भी आरोप लगा कि जब भाजपा सरकार ने उनके गवर्नरशिप को, राज्यपाल को रिन्यू नहीं किया, उन्हें किसी नए राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया, तब उनको याद आया कि उनको छोड़ के बाकी सब जाट जो भाजपा के साथ हैं बिक चुके हैं, और उन्होंने बयान दे दिया कि टूटा हुआ खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। तो ये तो सरकार के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं कि इनकी हिस्सेदारी नहीं है, तो ये छटपटा रहे हैं और उसकी अभिव्यक्ति दिख रही है। देखिए, ये जो समस्या है ना कि हम व्यक्ति में समुदाय ढूंढते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मैंने कहा कि नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है। आप किस वर्ग की हित की बात कर रहे हो, किसकी गोद में जा कर के बैठे हो, उन दोनों के बीच अगर कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो फिर आप उस वर्ग के प्रतिनिधि नहीं हो। आज जयंत चौधरी अपनी पार्टी को लेकर के बीजेपी के साथ अलायंस में चले,
और उस वक्त गए जब किसान आंदोलन, दूसरा किसान आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ पर इतनी ज्यादतियाँ हुई है किसानों के ऊपर, गोली तक चलाई गई, गोली मार के शहीद किया गया। लगातार किसान से ये दूसरे आंदोलन में 22 किसान शहीद हो चुके हैं, आपकी जानकारी। उस वक्त आप बदल करके उस पार्टी के साथ चले गए जिस पार्टी के ऊपर 730 किसानों की शहादत का आरोप, जिस पार्टी ने पिछले किसान आंदोलन में, इस किसान आंदोलन में किसानों की तमाम जातियाँ करी, जिस पार्टी ने महिला पहलवानों के ऊपर तमाम जातियाँ करी, जिस पार्टी ने लखीमपुर खीरी के आरोपी को आज तक सज़ा नहीं दी, उसको पद से नहीं हटाया, उस पार्टी के साथ आप चले जाएंगे तो सिर्फ आप क्योंकि एक उस जाति से आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके प्रतिनिधि बन गए। यही बात दुष्यंत चौटाला के ऊपर लागू है। किसान आंदोलन चल रहा था, अभय चौटाला ने तो अपना विधायकी तक से इस्तीफा दे करके वो किसान आंदोलन में, दुष्यंत चौटाला तो उसी सरकार के साथ बैठे रहे पूरे समय तक। और उससे पहले आप चुनावों में चले जाइए, जब 35 बनाम 1 करके बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त दुष्यंत चौटाला तो जाटों के प्रतिनिधि होने का दावा करके चुनाव लड़ रहे थे। जाटों के वोट लेकर के वो जाकर के अपने मतदाताओं को पूछते कि क्या बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होना है, वो यहाँ नहीं करता, लेकिन उन्होंने सत्ता का रास्ता चुना और उनके साथ चले। लोग बहुत लॉजिक देखते हैं कि देखिए व्यवस्था में जगह चाहिए, आपके समुदाय के लोगों की जगह होगी तो वो आपका भला कर देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्लास इंटरेस्ट की पूर्ति व्यक्ति से नहीं होगी, वो सामूहिक नेतृत्व से ही होगी, सामूहिकता से ही होगी। और उसमें पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि क्या मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जा रहा हूँ उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो बीजेपी की या राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है वो बुनियादी रूप से ही किसान विरोधी है। वो बुनियादी रूप से ही, अगर आप जाति के तौर पे भी कहा जाए तो, क्योंकि जाट सबसे ज़्यादा किसान है या फिर फौज में है, तो ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ये क्या करता है। फौज, अगर आपकी संतानें फौज में है तो हाइपर नेशनलिज्म तो यही करता है कि द्वंद्व खड़ा करता है। तो कौन मरेगा बोल रहे हैं, तो किसान का बेटा ही मरेगा, किसान खेतों में मरेगा। तो वो पार्टी या वो विचारधारा आपके साथ हो ही नहीं सकती। तो फिर इनका ये दावा कि ये इस समुदाय के प्रतिनिधि हैं, इस समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, ये दावा झूठा है, दिखावा है, बुलावा है, फरेब है और कुछ नहीं है। व्यक्ति से तय नहीं होता कि समुदाय किधर जा रहा है। अब अगर ऐसे ही व्यक्तियों को ही तय किया जाए तो फिर ब्राह्मण कौन सी पार्टी की तरफ, जाटों के ऊपर ही अगर ये सवाल किया जाता है, ब्राह्मण कौन सी पार्टी के साथ है, दलित कौन सी पार्टी के साथ है, या राजपूत कौन सी पार्टी के साथ है, यादव कौन सी पार्टी के साथ है। तमाम जातियाँ तमाम पार्टियों में शामिल है, लेकिन उसमें की रोल पे कौन है, वहाँ पर किसको जो ज़रूरी मंत्रालय है वो दिए जा रहे हैं, ये देखना आपको पड़ेगा। ये कोई व्यक्ति कोई ठेका नहीं लेता है किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का। तो मेरा बहुत साफ तौर पे मानना है कि जाति व्यवस्था किसी की चॉइस नहीं है, वो है इस देश में, वो एक बुराई है, वो एग्जिस्ट करती है, तो उसको मानना ही, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन जाति के साथ अगर आप आइडेंटिटी के साथ कोई बात जोड़ते हैं तो उसमें वर्ग जोड़ें। जैसे आपने सिर्फ जाटों का नाम लिया, लेकिन मैंने बोला कि यादव, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, जिनको सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट बोला इन लोगों ने, उन लोगों में मैंने एक साथ इनका नाम क्यों लिया, क्योंकि ये वर्ग एक, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ एक जैसी है, इनके पेशे जो हैं वो एक जैसे हैं। खेती सबसे बड़ा पेशा है इन सभी कम्युनिटीज़ का, तो वो एक वर्ग है। आपको उस वो कहते हैं ना, जाति को जमात में बदलना पड़ेगा। तो जमात के तौर पे आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जयंत चौधरी जाट है या दुष्यंत चौटाला जाट है तो वो जाटों का प्रतिनिधि हो गया, वो जाटों की आवाज़ हो गया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। और मेरा तो ये भी मानना है कि किसी नेता को जाति के साथ जोड़ना, तो फिर इस देश में तो फिर ब्राह्मण प्रधानमंत्री हुए। इस देश में तो इतने ब्राह्मण मंत्री बनते हैं, आप कभी उनको तो ब्राह्मण नेता नहीं बोलते। चौधरी चरण सिंह अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जाट प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण प्रधानमंत्री थे ना, बोलिए ना आप। इंदिरा गांधी ब्राह्मण प्रधानमंत्री, वही बोलिए, फिर आप सबके लिए वही बोलिए।
तो ये क्या है कि जिसके पास कलम थी ना, और जिसके पास टीवी पे आकर के ज़बान खोलने का अवसर था, और जिसको विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का अवसर था, जिसको नैरेटिव गढ़ने का अवसर था, जिसने किताबें लिखी, जिसने अखबारों में लिखा, उसकी साजिश है, उसने किया। वो टैग करेगा आपको, आप, और जो उनके लिए पहला संकट बनेगा भाई, उनको चैलेंज करने वाला व्यवस्था में कौन है, उस अप्रकाश से जस्ट नीचे आने वाला वही चैलेंज करेगा। तो इस इलाके में, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर देखी जाए तो जाटों की है, तो सबसे पहले आपको दिक्कत जाटों से होगी, फिर गुजरों से होगी, यादवों से होगी, तो वो होगी आपको, क्योंकि आपकी सत्ता छीन रहा है वो। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप दलितों के तो हितैषी बन जाएंगे, आदिवासियों के आप हितैषी बन जाएंगे। मैं नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वो बेचारे नज़र आते हैं। लेकिन एक लड़ता हुआ जाट, यादव, गुजर आपको जो है वो थ्रेड सा नज़र आता है, क्योंकि वो आपके सामने ऐसे नहीं करता और आपको वो फीलिंग नहीं आती। वो एक अलग तरीके की जो फीलिंग है ना, वाइट मैंस बर्डन की तरीके से यहाँ पर भी, कि भाई आप जो है मसीहा बन रहे, तो मसीहाई में वो विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए आपको वहाँ पे अनकम्फर्टेबिलिटी होती है। आपको पता है कि ये किसी भी वक्त है ना, मेरा तख्त ताज हिला करके जो है मेरी शासन को छीन सकता है। नहीं, जाट और किसान आंदोलन को अगर हम देखें तो किसान आंदोलन ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, बहुत बड़े मुद्दों को, जनवादी मुद्दों को, या कहें वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को, उन्होंने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मजबूत करने में किसान आंदोलनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इससे मना नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि जाट समुदाय एज ए कम्युनिटी भी वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंदोलन के बावजूद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई और भाजपा की जीत हुई, उस भाजपा के खिलाफ जो जाट लड़ रहे थे, जबकि राजस्थान में जाट सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करते हैं, इतनी संख्या है, सत्ता में भी उनकी भागीदारी ठीक ठाक मानी जाती है। आप इसको नहीं मानते हैं कि जाटों के भीतर यह जो नाराज़गी की जो बातें हैं, वह कहीं ना कहीं हाइपर बना के पेश किया गया है, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ये सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता जी कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है, ये छटपटाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री एक बनता है, मुख्यमंत्री एक बनता है। राजस्थान में तो जाट मुख्यमंत्री बना भी नहीं, कभी नहीं बना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 18 से 20% की पॉपुलेशन है। हरियाणा में लंबे टाइम तक जाट मुख्यमंत्री रहे हैं। आप हरियाणा के जाटों की जा कर के सामाजिक आर्थिक सेंसस करवा दीजिए, कितने परसेंट जाट जो है वो सो मजबूत है, उनके पास सारी व्यवस्था है, और कितने परसेंट जो है सीमांत, मध्यम या भूमिहीन किसान तक आप मिल जाए, खेती ही कर रहे हैं। तो एक मैंने पहले भी कहा कि किसी आइडेंटिटी के व्यक्ति का सत्ता में आ जाना एक बात है, और दूसरा नीतियों में, निर्माण में, शासन में उस क्लास इंटरेस्ट को बचाना, उसके लिए काम करना, वो दूसरी बात है। राजस्थान में 3 बार अशोक गहलोत साहब सीएम बने। अशोक गहलोत माली कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी में आती है, और खेती ही करते हैं। माली कम्युनिटी खेती ही करता है, किसानी ही उनका प्राइमरी वो फल सब्जी का उनका काम। आप उनके तीनों कार्यकाल को उठा करके देखिए कि उन्होंने कितने किसानी पे काम करे। विप्र बोर्ड बनाया उन्होंने, इस बार विप्र बोर्ड बनाया, ब्राह्मण बोर्ड बनाया। अच्छा, अब बताइए, बोर्ड या आयोग ये किसके लिए बनते हैं? मार्जिनलाइज के लिए बनते हैं ना। विप्र बोर्ड का क्या तुक था? या फिर उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर लगे, उनका देख लीजिए कौन लग रहे हैं। या फिर अलग अलग पदों पे उन्होंने आयोगों में और जगह जिन लोगों को बिठाया, महत्वपूर्ण मंत्रालय जिन लोगों को दिए, उनका देख लीजिए। तो व्यक्ति तो ओबीसी का है, और वो भी अति पिछड़ा समुदाय से है। इवन ओबीसी आरक्षण में गंभीर विसंगतियाँ थी, उनके खिलाफ आंदोलन हुआ,
उस आंदोलन को लीड करने वाला जाट नेता है हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी, ये लोग उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। जाट एमएलए उस आंदोलन को, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है एक विभागीय आदेश को वापस करवाने के लिए। ओबीसी मुख्यमंत्री है, आंदोलन चलता है 6 महीने, उसके बाद वो विभागीय आदेश पीछे वापस होता है। तो आप किसके क्लास इंटरेस्ट में शासन चला रहे हैं? तो आइडेंटिटी से कुछ नहीं होता है, फलाना जाट को ये बना दो, यादव को ये बना दो, गुजर को ये बना दो, क्या मिलेगा उससे? आपको उनकी पॉलिटिक्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनका क्लास इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, वो किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसको मायन्यूटली आपको जो है पढ़ना समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वही सच्चा प्रतिनिधि होता है किसी भी समुदाय का या वर्ग का। तो ये समस्या तो रहेगी, ये समुदाय की जिम्मेदारी है, वर्गों की जिम्मेदारी है। आप किसानों के बीच में काम करते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों में भी किसानों की बड़ी भूमिका है राजनीति में। 303 सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले लाई थी, और पूरे गठबंधन में, भाजपा गठबंधन में एनडीए को 353 सीट मिली थी। जाहिर सी बात है कि हरियाणा का पूरा सीट भाजपा, पूरा राजस्थान का लोकसभा सीट भाजपा, पूरा गुजरात भाजपा। इस बार इतने बड़े आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, जाट नाराज हैं, जैसा कि आपने कहा, कितना सीट प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, मैं बहुत अगर ज़मीनी सच्चाई जानने का दावा करके बोलूँ तो मुझे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीज़ों का ठीक से मालूम है। और पिछला चुनाव जब हुआ था, वो चुनाव पुलवामा के नाम पर हुआ, और पुलवामा क्योंकि वो आर्मी से जुड़ा हुआ सेंटिमेंट था, और इसी इलाके के सबसे ज़्यादा लोग आर्मी में जाते हैं, और उसमें भी जाट समुदाय के सबसे ज़्यादा थे। तो वो एक सेंटिमेंट जुड़ा, और उस सेंटिमेंट में बाकी सब बातें भूल करके लोगों ने वोट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, कृषि कानून आए, उसके बाद महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस इलाके में इनको इस बार वो सब नहीं मिल रहा है जो पिछली बार मिला। राजस्थान में एटलीस्ट 8 से 12 सीटें ये हार रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जाट ही है। हरियाणा में ये हार रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर, हरियाणा में कितनी सीटें हारेंगे लगभग? 5 सीटें तो कम से कम यहाँ। तो 50-50 हो जाएगा तब। हाँ, तो वहाँ पर भी जाट ही है, किसान ही है, अग्निवीर से पीड़ित लोग ही है, किसान आंदोलन से पीड़ित लोग ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जयंत चौधरी को अपने साथ ले गए हैं, लेकिन उनका काडर भी उनके साथ नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियाँ अलग तरीके की है। और इससे जो मैसेज क्रिएट, पंजाब में क्या होगा? पंजाब में बीजेपी का पिछली बार अलायंस था अकाली दल के साथ, वो भी नहीं है अब की बार। तो एक सीट में वो फाइट में मान सकते हैं उनको, चंडीगढ़, क्योंकि वो शहरी सीट है, शहरी अपर कास्ट वोट है, हिंदू अपर कास्ट वोट है वहाँ। और बीएसपी से रितु सिंह वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो कुछ जो दलित वोट कांग्रेस को जा सकते थे वो शायद उस तरफ चले जाएंगे। तो बीजेपी वहाँ कोई फाइट में हो सकती है, बाकी और जगह पंजाब में कहीं फाइट नहीं, भाजपा कहीं फाइट नहीं। कहीं फाइट नहीं। आपको लग रहा है कि 2024 में तीसरी बार, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 400 लोकसभा सीट लाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ देंगे, क्या आपको लगता है? 400 तो उन्होंने अब कहना काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है किसी ने। तो हम वो तो क्या है कि हम 400 बोल के उनके जो घाव होते हैं उन पर नमक छिड़कने का ही काम कर रहे हैं। 400 तो वो अब नहीं बोल रहे लंबे टाइम से। इवन उनका मुखपत्र की तरह से काम करने वाली ENI की स्मिता प्रकाश एक इंटरव्यू में किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि वो तो 400 तो बैकफायर कर गया, अब की बार 400 पार तो बैकफायर कर गया। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा कहा कि इन राज्यों का तो मैं स्पष्ट तौर से बता सकता हूँ। इस दौरान मेरा तमिलनाडु जाना हुआ, केरल जाना हुआ, 15 दिन में उन इलाकों में तय किया है। वहाँ कुछ नहीं इनको मिल रहा है। केरल और तमिलनाडु में ये 0 आ रहे हैं। कर्नाटक में इनको भारी नुकसान है। और भी जो रिपोर्ट्स और जो भी साथी देश पर से अलग अलग वो है या मीडिया रिपोर्ट्स है, जिस तरीके का एनालिसिस आ रहा है, तो टक्कर है। मतलब सरकार बचा लें
यही मुश्किल नज़र आ रहा है। मतलब आप इतना घूमने के बावजूद कह रहे हैं कि टक्कर है, बचा लें। कहने का मतलब आप सीधा सीधा इसका यह कहने की स्थिति में नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। नहीं, मैंने ये बोला क्योंकि आपका सवाल 400 का है, हाँ। इसलिए मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि सरकार बचा ले वही बड़ी बात है। हम्म। सरकार बचा ले वही बड़ी बात है। ये 400 या 300 ये तो अलग बातें हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि इस तरीके के दावे जो है ना, उन दावों में कंडीशंस अप्लाई है। अब कंडीशंस क्या है? चुनाव आयोग 6 दिन बाद अंतिम आंकड़ा जारी करता है कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ है, जो पूरे पहले वाले उससे 6 से 7% ज़्यादा आता है। अब ये 6 से 7% वोट कब बढ़े, कैसे बढ़े, ये और उसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं है। आज पोलिंग हो रही है, चौथे चरण का मतदान हो रहा है। जगह जगह से लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने जैसे यूपी में साइकिल का बटन दबाया, लेकिन वीवीपैट में कमल का निशान आ गया। इस तरीके के दावे भी हैं। तो कंडीशन अप्लाई मतलब ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात नहीं कर रहा मैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने छोड़ा ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो वोट डाला जा रहा है वो वोट भी अगर सही काउंट होता है ना, तो भी मुसीबत में है। तब भी मोदी जी तीसरी बार नहीं आएंगे। मुसीबत में है। लेकिन उसके अलावा कोई नया ही खेल होता है, क्योंकि 2019 में पुलवामा हुआ, ये किसी की इमेजिनेशन में नहीं था। किसी को समझ ही नहीं आया कि पूरे देश का राजनीति सरकार एक इस इंसिडेंस पे तय होगी, वो भी इतना एक तरफा तरीके से तय होगी। तो बीजेपी जो करती है वो समझना, अगर मेरे बस का हो तो मैं शायद मैं जाके कांग्रेस का मुख्य सलाहकार बन जाऊँ, मैं बताऊँ कि आपको ये करना है। अच्छा। ये किसी को नहीं पता है, ये उनको बीजेपी को खुद को ही पता है, तो ये समय बताएगा। लेकिन अभी हम क्योंकि ज़मीन पे जो देखते हैं, जो विश्लेषण आते हैं, जिस तरीके का मूड है जनता का, उससे हम एक बात करते हैं। ये आज का दावा उस तरीके का। आज का आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत ही छोटा सवाल है। राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? राहुल गांधी चूँकि किसान को केंद्र में रखकर हमारी चर्चा थी आज की, राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम तो देंगे किसानों को एमएसपी, हम कानून बना के देंगे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी जिस तरीके से हर रैली में कह रहे हैं कि हम किसानों को एमएसपी कानून बना के दे देंगे, किसानों के बीच काम करते हुए और राजनीति को समझने के बाद आपको क्या लगता है, राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है अपनी बात पर कायम रह पाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहला तो एमएसपी का सवाल, देखिए इस पिछले 5 साल में इस सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा अपोजिशन किसान ही साबित हुआ है। बिल्कुल। किसानों ने ही इस सरकार को आईना दिखाया ढंग से। अपोजिशन नहीं अपोजिशन रहा, किसान अपोजिशन रहा है इस देश में पिछले 5 साल से। तो उसकी बात करना, उसका नैरेटिव पे आना कांग्रेस की या राहुल गांधी की मजबूरी बननी ही थी। दूसरी बात, किसान, लेकिन वे तो दरिया दिली कह रहे हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दरिया दिली होती तो 2019 का जब आंदोलन हो रहा था, उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने बाजरे पे एमएसपी नहीं दी। उस बाजरे पे एमएसपी हरियाणा में मिल रही थी, राजस्थान का किसान हरियाणा में ला करके बेच रहा था। कांग्रेस की ही सरकार थी, राहुल गांधी की ही पार्टी की सरकार थी, दे देते। 10 साल पहले तक तो कांग्रेस की ही सरकारें थी। दरिया दिली ही आपको अगर दिखानी तो दरिया दिली नहीं है ये समय की मांग है। वही कांग्रेस पार्टी जिसने जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए, वही आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना कि जाति जनगणना करवाएंगे। तो वही कांग्रेस पार्टी जिसने मुख्य एजेंडा है, वही कांग्रेस पार्टी जिसने एमएसपी नहीं, कानून नहीं बनाया, दिया भी नहीं कई सालों तक, सेलेक्टिवली उसको वो किया, वही राहुल गांधी आज बोल रहे हैं। तो ये जनता का प्रेशर है कि अगर दूसरा किसान आंदोलन नहीं होता, दूसरे किसान आंदोलन की पहली मांग है कि एमएसपी पे कानून बने, तब जा कर के इनके मैनिफेस्टो में ये हो जाता है। राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि अच्छे इंसान है, समझदार इंसान है। भारतीय राजनीति में शायद लंबे टाइम तक मिसफिट बैठे हैं, अभी फिट से लग रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। किसान आंदोलन, किसानों के मुद्दे, या आप लोग जाट
समुदाय ने ये इतना परिवर्तन लाया, तो जब सरकार बन जाए तो मैं देखूंगा, आप भी देखेंगे कि किसान समुदाय से या जाट समुदाय से इस कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की सरकार में कितने लोग किस पोजीशन पे जाते हैं, किसको मंत्रालय दिए जाते हैं, किसको अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो फिर आप लेकिन एमएसपी लीगल होता है कि नहीं, कानून के रूप में बन के आता है? देखिए एमएसपी कानून अभी कहीं ना कहीं उसी तरफ फिसल रहे हैं कि जाटों के कितने नेता बनेंगे, नहीं जाटों के फिसल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके MSP सवाल उस तरीके के हाँ। हैं। एमएसपी की जहाँ तक बात है, एक होता है एमएसपी पे कानून बना देना, एक होता है कि कानून का क्या चेहरा होगा, क्या शक्ल होगी। एमएसपी पे कानून चाहिए C2+50 फॉर्मूला के साथ, और सभी फसलों के लिए एमएसपी चाहिए। मांग ये है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, नो डाउट बनाते हैं, लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी उस कानून की, क्या उसमें, मैंने इसीलिए बोला कि क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्या एमएसपी के लिए जब कानून बनेगा तो उसकी फ्रेमिंग में क्या किसान प्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा, जो खेती किसानी के समझदार लोग हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, जो उस वर्ग का हित देखते हैं, क्या उनसे सारा कंसल्टेशन करके वो कानून बनेगा, या फिर वही शहरी अर्बन एलिट अपर कास्ट बैठ करके वो कानून बना देगा जिसने कभी जा करके खेत का मुंह ही नहीं देखा हो, है ना, या जिसने कभी हल्की मूड पे हाथ ही नहीं रखा हो। तो वो सब्जेक्ट है, कानून बना देंगे, कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कानून की शक्ल क्या होगी वो महत्वपूर्ण है, उस पर आपकी चीज। साथियों, आप सुन रहे थे बहुत विस्तार से, हमने किसान आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे जिससे आम आदमी रोज़ रूबरू हो रहे थे, दो दो हाथ कर रहे थे, हमने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो किसानी परिवार से आते हैं, जिनके घर में मुख्य पेशा किसानी कर रहा है, किसान आंदोलन से काफ़ी भीतर तक जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और अभी जितने भी किसान आंदोलन हो रहे हैं उसमें जगह जगह जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर महेश चौधरी जी ने बहुत विस्तार से किसानों के मुद्दों को रखे, राजनीति के सवाल को रखा, चुनाव पर इन्होंने अपनी बात रखी, इंडिया गठबंधन पर बोला, राहुल गांधी जी पर अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आकलन पेश किया। आगे ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ बेहतरीन विमर्श लाते रहें। बहरहाल आप सब की तरफ से हम डॉक्टर महेश चौधरी जी को बहुत बहुत मैं करेक्शन करूंगा, करेक्शन कि आप मुझे डॉक्टर ना आप बोले, हैं क्योंकि डॉक्टर। अभी पीएचडी अवार्ड नहीं हुआ हो है, जाएगी। सबमिट हुआ है तो, अच्छा। तो मैं डॉक्टर ही हूँ। ये आपका बड़प्पन है, हम लोग भारत के लोग दूरदर्शी हैं, विश्व गुरु हैं। महेश चौधरी जी को हम आप सब की तरफ से बधाई पेश करते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।